स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पालमपुर गांव की कहानी, जिसमें कि हमने ये जो अभी तक जान लिया है कि पालमपुर गांव में लगभग 450 फैमिलीज़ हैं, वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। उसके अलावा पालमपुर गांव एक बहुत ही कनेक्टेड विलेज है जो कि मेटल रोड से कनेक्टेड है अपने आसपास के टाउन से, विलेजेस से। वहाँ पे कई प्रकार की एक्टिविटीज़, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और हमने पिछली बार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी पढ़े। तो आइए अब जानते हैं पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से, जो हमारे देश में इतनी फार्मिंग है और इतने सारे लोग, लगभग 60% लोग उससे एसोसिएटेड हैं फार्मिंग से, वो किस प्रकार से अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं और क्या क्या समस्याएं उनके सामने आती हैं, यानी कि प्रोडक्शन में आने वाली जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में पालमपुर की कहानी के माध्यम से कुछ और चीज़ें जानते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसका दूसरे भाग पर हम पहुंच गए हैं, दूसरा पार्ट हमको रिवाइज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो हरित क्रांति अक्सर आपने सुनी होगी कि 1960 के दशक में ये हुई, तो ये कैसे इसको अचीव किया, क्या क्या इसमें स्टेप्स लिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जनरली मीन्स द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया लाइक व्हीट एंड राइस। इसमें दो मेजर क्रॉप, जो कि हमारी दो मेजर फूड क्रॉप्स भी हैं, सीरियल्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और इसमें जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नारा भी दिया इस विषय में। कौन सा और किन प्रधानमंत्री ने? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो जय जवान और जय किसान के नारे के साथ ही हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन किया। बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि किस प्रकार से हम देश में जो पैदावार है, जो फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन है, उसको बढ़ा सकें। इसके लिए जो प्रमुख हमारे साइंटिस्ट थे, श्री M.S. स्वामीनाथन जी, उनको हरित क्रांति का जनक या फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिन्होंने मॉडर्न इनपुट्स और मेथड्स का प्रयोग करते हुए किसानों को प्रेरित किया कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाएं। इट वॉज अंडर द टाइम पीरियड ऑफ आवर लेट प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री। सो द मेजर स्टेप्स टेकन इन ग्रीन रेवोल्यूशन वर, हरित क्रांति में कौन कौन से मुख्य उपाय किए गए उनको देखते हैं। तो सबसे पहला, द यूज ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया गया। उन्नत किस्म के बीज होते हैं जिसमें जो प्रति हेक्टेयर पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया। जैसे कि अगर हम कोई किसानी से, खेती से जुड़े हुए हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो वाइट कलर के खाद होती है अक्सर NKP, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस पाया जाता है, उसका हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी बढ़ जाए। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, दीज आर मेडिसिन्स और स्प्रेज यूज टू किल insects and pests. Then we have modern irrigation techniques, like most of the farmers used tube wells. Tube well is an instrument which pumps out water from inside the earth. The use of modern equipments like tractors, harvesters, combines, etc. सो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? हमने ये तो जान लिया कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, उसमें किन किन चीज़ों का, किन स्टेप्स का प्रयोग किया जिससे इंक्रीज हो गई प्रोडक्शन। तो इसके रिजल्ट में क्या हमें रिजल्ट्स मिले? इमीडिएट रिजल्ट्स। इट इंक्रीज द पर हेक्टेयर वीट प्रोडक्शन इन पालमपुर। एक एग्जांपल लिया है पालमपुर का, जहाँ पे प्रति हेक्टेयर 1300 kg वीट प्रोड्यूस होता था, वहीं ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद या मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करने के बाद वो 3200 kg पर हेक्टेयर तक बढ़ गया, यानी कि लगभग 2.5 टाइम्स जो प्रोडक्शन है, क्रॉप्स का जो आउटपुट है एक हेक्टेयर पे, वो बढ़ गया। एज अ रिजल्ट फार्मर्स had a greater surplus to sell
इन द मार्केट विच इंक्रीज देयर इनकम। तो इसके कारण फार्मर्स के पास एक बहुत ज़्यादा सरप्लस बढ़ गया प्रोडक्शन का। सरप्लस वो होता है जो अपने कंजम्पशन के बाद फार्मर बेचने जाता है, उस बेचने जाने वाली जो अमाउंट है क्रॉप की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ी। दूसरा क्या फ़ायदा हुआ, जो हमारे देश में इतनी डिमांड है, जो इतनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी और आज भी बढ़ रही है, उसकी डिमांड को सस्टेन करने के लिए, उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए इस ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसने बहुत ज़्यादा मदद भी की, हमारे देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो अब टेबल 1.2 में देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड व्हीट। 1965-66 से लेके 2017-18 तक का एक कंपैरिजन है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि पहले हम 10 मिलियन टन्स व्हीट प्रोड्यूस कर रहे थे एक साल में, और देखिए 2017-18 आते आते 97 मिलियन टन्स, तो ये लगभग 10 टाइम्स हमने इंक्रीज किया है। वहीं अगर पल्सेस प्रोडक्शन की बात करें तो वो भी 10 मिलियन टन्स के बराबर थी 65-66 में, जो कि आज बढ़ के 24 हो गए हैं, तो उसमें लगभग 2.5 गुना का इंक्रीज किया है। तो हम इससे हमें ये पता लगता है कि हमारा जो मेन फोकस है वो हमारी जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं जैसे व्हीट है और राइस है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो इस टेक्स्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? इन मल्टीपल क्रॉपिंग you grow different crops on the same field in an year, that is known as multiple cropping, while in modern farming methods you use modern farming method to increase the productivity of a particular crop, जैसे कि फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, HYV सीड्स यूज़ करते हैं, इन सभी टेक्निक्स का यूज़ करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाना, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, तो ये है मुख्य डिफरेंस किसमें, मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में। प्लॉट टेबल 1.2 ऑन अ ग्राफ। तो टेबल 1.2 को आप एक ग्राफ पर बनाएंगे और अपनी नोटबुक्स में उसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय अ फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड? तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत अधिक बढ़ जाती है एक फार्मर की जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ करता है, क्योंकि उसको ट्रैक्टर्स चाहिए, उसको कंबाइन चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, उसके अलावा उसको पेस्टिसाइड्स पे खर्चा करना है, उसके अलावा उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स पर खर्चा करना है। तो समय समय पे अलग अलग इनपुट्स की आवश्यकता होगी, जिसके लिए उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, परंतु उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी मैनी टाइम्स बढ़ जाएगी। सो मूविंग ऑन, विल द लैंड सस्टेन? अब हमारे सामने ये सवाल है कि जो हम इतने मॉडर्न इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं, जो इतना ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं ट्यूबवेल से, स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा, क्या लैंड इस जो हम इतना सारा केमिकल फर्टिलाइज़र उसमें डाल रहे हैं और जो हम इतना सारा पानी ग्राउंड वाटर से निकाल रहे हैं, इन सब चीज़ों से जो ज़मीन पे जो असर होगा, तो क्या ज़मीन लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगी, लंबे समय तक अपनी फर्टिलिटी रिटेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? दिस इज़ द क्वेश्चन in front of the farmers of our country and in front of everybody who's interested in the techniques of farming, in the production output of farming. So scientific reports suggest that modern farming methods have overused the natural resource. साइंटिफिक रिसर्चेस स्टडीज़ ये प्रूव कर चुकी हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और इनपुट्स यूज़ किए जा रहे हैं, उससे जो नेचुरल रिसोर्स है जैसे कि लैंड, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है और उसकी फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। दिस हैज लेड टू द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन। तो दो एग्जाम्पल दिए हैं आपके सामने। केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से जो परमानेंट फर्टिलिटी है सॉइल की वो बहुत ज़्यादा घटती जा रही है और बहुत सारी जो कल्टीवेबल लैंड पहले कल्टीवेबल थी अब बैरन लैंड में कन्वर्ट होती जा रही है। इसी के साथ साथ जो वाटर टेबल है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है बहुत सारे इलाकों में हमारे देश के। तो इससे भी एक गंभीर समस्या पीने के पानी की शॉर्टेज की हो जाएगी आने वाले समय में, और बहुत सारे शहरों में हो भी चुकी है प्रेजेंट टाइम में। उसके बाद आगे बात करें कॉन्सिक्वेंसेस, तो हमने देख लिए कि क्या क्या हो रहे हैं।
So soil fertility and groundwater are natural resources built up over many years. जो soil fertility है और ग्राउंड वाटर लेवल है वो ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो कई साल में फॉर्म होते हैं, और जिस स्पीड से हम उनको डैमेज करते जा रहे हैं, यूटिलाइज करते जा रहे हैं, उससे आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी. Once destroyed, it is very difficult to restore them. Therefore, we must take care of the environment to ensure sustainable development of agriculture. तो इसीलिए आज की नीड ऑफ द आवर ये है कि हम जो प्रोडक्शन है उसको तो हमने सस्टेन करना है, बढ़ाना है, परंतु उसके साथ साथ जो हमारी इन्वायरमेंट है, जो हमारी लैंड है, जो हमारा वाटर रिसोर्स है, उसको भी सस्टेन करना है, उसको भी लंबे समय तक चलाना है ताकि वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो जाए. इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है, इन विच वी डोंट यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द इनकम ऑफ द फार्मर्स. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर. अब पालमपुर में लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं. लैंड वॉज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स इन पालमपुर. लैंड जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. उसमें कुछ लोगों के पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स है, वो लोग बहुत कम है संख्या में, और बहुत सारे लोगों के पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द फैमिलीज आर लैंडलेस. देखिए हमने पालमपुर में ये पढ़ा कि 1/3 जो फैमिलीज हैं, लगभग 150 जो फैमिलीज हैं, दोज बिलोंग टू द SC कम्युनिटी, और उनके पास लगभग ना के बराबर ही ज़मीन है. बहुत सारों के पास कोई भी ज़मीन नहीं है. मोस्ट ऑफ देम आर लैंडलेस एंड बिलोंग टू द SC कम्युनिटी. 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स. 240 फैमिलीज के पास, जो बची हुई फैमिलीज हैं उनमें से 240 फैमिलीज के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है. यानी कि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर very small farmers. Only 60 farmers have land more than 2 hectares. So, अब स्टोरी ऑफ गोविंद की बात करते हैं. पालमपुर में हमने देखा कि जो कुछ किसान हैं उनके पास मीडियम से लेके लार्ज फार्म्स हैं, और जो अधिकतर किसान हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, और 1/3 किसानों के पास कोई ज़मीन नहीं है. अब गोविंद की बात करें अगर, तो गोविंद 1960 में एक किसान था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर्स लैंड थी. फिर क्या हुआ, लैंड जो उसके 3 बेटे थे उनमें डिवाइड हो गई, और लैंड का साइज धीरे धीरे और ज़्यादा कम हो गया. देयरफॉर इट फर्दर रिड्यूस्ड इन साइज फॉर एन इंडिविजुअल, मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन हिज लाइवलीहुड. गोविंद के पास जो ज़मीन थी 1960 में 2.25 हेक्टेयर्स, वो पहली बात तो वो इरिगेटेड लैंड नहीं थी, उस पर उसको पहले ही दिक्कत हो रही थी अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए. फिर उसके 3 बेटों में फर्दर वो डिवाइड हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा छोटी लैंड हो गई, और उसमें वो इतना ग्रो नहीं कर सकते थे कि सारे साल वो अपने लाइवलीहुड को, अपनी जीविका को अर्न कर सकें. तो इसके लिए फिर उन्हें फार्मिंग के अलावा और भी काम ढूंढने पड़ते थे, जो कि बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी उनके लिए, बिकॉज फार्मिंग रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है फार्मिंग में, और उसके साथ साथ एक दूसरा काम भी करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है. देयरफॉर दे हैड टू सर्च फॉर अदर जॉब्स टू अर्न अ लिविंग. वर्क ऑन द फील्ड की अगर बात करें तो कुछ इमेजेस आपको दी हुई हैं, हालांकि एक्सरसाइज आपको खुद करनी थी, पर लेट अस डिस्कस एंड डू व्हाट इज़ देयर. तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपकी किताब में कि ये क्या क्या काम है, हमने उसको अरेंज करना है. सो वीट क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी क्या दिखा रखी है, हार्वेस्टिंग. ठीक है, हार्वेस्टिंग हो रही है. उसके बाद जो सेकंड एक्टिविटी है उसको हम आइडेंटिफाई करें तो प्लगिंग बाय बुलक्स. उसके बाद तीसरी एक्टिविटी है स्प्रेइंग ऑफ insecticides. I have marked it 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In the fourth activity there is sowing of seeds. In the fifth activity there is cultivation by traditional methods. ठीक है, जो परंपरागत मेथड है जिसमें हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं कल्टीवेशन के लिए, वो हो रहा है. और जो 6th इमेज है उसमें कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड्स. So these are the different activities which are often seen
in the farms of India. The Indian farmers are doing all such activities throughout the year. उसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन इंडिया की। भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड का, उसके लिए दो पाई चार्ट्स दिए हुए हैं, देखिए कंपैरिजन के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड एरिया एंड फार्मर्स, तो कल्टीवेटेड एरिया इंडिया में 55.4%, ठीक है कुछ कितने लोगों के पास, सिर्फ 15% लोगों के पास। और 44.6% जो एरिया है टोटल कल्टीवेटेड एरिया का, वो 85% लोगों के पास है। तो देखिए आधे से कम ज़मीन 85% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, और आधे से ज़्यादा ज़मीन सिर्फ देश के 15% लोगों के पास है। यानी कि बहुत ही कम ऐसे फार्मर्स हैं जो लार्ज फार्मर्स हैं और जो वेल्दी फार्मर्स हैं या जो प्रॉस्परस फार्मर्स हैं। ज़्यादातर हमारे फार्मर्स के पास बहुत ही छोटी ज़मीन है, और इस इतनी छोटी सी ज़मीन में वो ज़्यादा कुछ अर्न नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे सुसाइड्स भी करते हैं। दैट इज़ वेरी सैड टू हेयर, बट दिस इज़ द रियलिटी इन आवर कंट्री। दे आर इन डेप्ट, दे आर ट्रैप्ड इनटू द डेप्ट ट्रैप, ठीक है। तो कर्ज के बोझ के नीचे दबते जाते हैं साल दर साल, और उसके बाद बहुत ही दुखद अंत हमारे फार्मर्स का होता है। बहुत ही पुअर कंडीशंस हैं। इसके लिए सरकारों ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस जैसे सब्सिडीज, बट द सिचुएशन इज स्टिल वेरी क्रिटिकल। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड क्या दिखा रहा है हम ये डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हु विल प्रोवाइड द लेबर, तो अब बात हो गई, पहली बात तो लैंड की हमने डिस्कस कर लिया, भाई लैंड किस किस के पास है पालमपुर में, और भारत में क्या है किसानों की स्थिति। अब बात कर रहे हैं कि लेबर कहाँ से आएगा, लैंड पे काम भी कराना है। तो ये जो लेबर है, ये लैंडलेस लेबरर्स जो होते हैं गाँव में या आसपास के इलाकों में या किसी दूर दराज के इलाकों से आते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स के यहाँ काम करते हैं, और उसके बदले उन्हें कैश में या काइंड में, यानी कि पैसे में, या फिर जो क्रॉप वहाँ से उग रही है उसका कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। द मिनिमम वेजेस a laborer gets is very less to what is being fixed by the government। हमारे देश की ये परिस्थिति है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि जो लैंडलेस लेबरर्स हैं या जो अदर लेबरर्स हैं उनको बहुत ही कम वेजेस मिलते हैं, जितने गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं उससे बहुत ज़्यादा कम। फॉर एग्जाम्पल डाला गेट्स 160 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ 300 फिक्स बाय द गवर्नमेंट। तो पालमपुर का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं डाला का, जो कि जिसको 160 रुपये मिलते हैं, पर गवर्नमेंट ने कितने फिक्स किए हैं, 300 पर डे। सो ही इज गेटिंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मनी व्हाट इज डिसाइडेड या व्हाट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कानून तो बना दिए हैं बहुत सारे, पर उनका जो पुअर इम्प्लीमेंटेशन है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में रहने वाले गरीब लोगों के लिए। सो डाला और रामकली की एक कन्वर्सेशन हो रही है, उस कन्वर्सेशन को देखते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी ज़्यादा ख़राब स्थिति, ग्रिम सिचुएशन है हमारे लैंडलेस लेबरर्स के सामने, या जो बहुत पुअर फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उनके सामने। तो डाला क्या कह रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। आजकल जॉब पाना या नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल है, काम आजकल मिलना, क्योंकि सिर्फ बड़े किसान ही काम पर रखते हैं। घनश्याम द लार्ज फार्मर हैड जस्ट ब्रॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर, लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। तो रामकली क्या कह रही है कि एक बड़े फार्मर ने हार्वेस्टर ला दिया है, तो हार्वेस्टिंग का काम भी अब उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि हार्वेस्टर द्वारा वो अपना काम कराएगा। तो आगे बता रही है कि पिछले साल भी मैंने सिर्फ 5 महीने ही काम किया। इमेजिन करिए 12 महीने हैं, हर रोज़ और हर महीने और हर हफ्ते आपको सब चीज़ों की आवश्यकता है, खाने की भी, क्लोथ्स की भी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन में खर्चा हो रहा है, हेल्थ में खर्चा हो रहा है। ये सारा खर्चा कहाँ से आएगा अगर पूरे साल में सिर्फ 5 महीने काम करेंगे? तो जो 7 महीने जब उसको काम नहीं मिला, तब उसने कैसे सस्टेन किया होगा अपनी लाइफ को। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि कितनी डिफ़िकल्टी उसको आई होगी। अब डाला क्या कह रहा है, वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लगिंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स। तो अब क्या कह रहे हैं, हमारे पास यानी कि जो बड़े किसान हैं उनके पास मशीनें आ गई हैं सब चीज़ के लिए, तो फिर हमें काम
कैसे मिलेगा? दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट ऑफ रायगंज। तो अब रामकली क्या कह रहे हैं, तो इस साल मुझे इस क्रॉप हार्वेस्टिंग या यहाँ पे लेबर करने की बजाय जो ईंट बनाने की भट्टी है, ईंट बनाने की जो फैक्ट्री है, वहाँ पर काम ढूंढना पड़ेगा। डाला क्या कह रहा है, आई ओ द लोकल मनी लैंडर ₹2000। मैंने लोकल मनी लेंडर के कितने रुपए चुकाने हैं, कितने रुपए देने हैं, 2000। आई हैड टेकन 1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड्स। हाउ विल आई एवर रीपे? आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स। वो कह रहा है कि मुझे 2000 रुपये चुकाने हैं, जो लोकल मनी लेंडर है, यानी कि जो उसके घर के आसपास या उसके गांव के आसपास मनी लेंडर है, और वो कह रहा है कि पर मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, तो मैं कैसे उसके पैसे चुकाऊंगा, मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। लक्ष्मी, अब रामकली क्या कह रही है, माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ड्यू टू द पास्ट डेप्ट द मनी लेंडर्स रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। तो ये डेप्ट यहाँ पे जान लेते हैं क्या होता है, कर्ज। तो मेरी स्थिति भी बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है, क्योंकि मैंने पिछली बार के पैसे जो मनी लेंडर है उसके नहीं चुकाए, तो वो इस बार उसने मुझे लोन देने से मना कर दिया। तो देखिए कितनी ख़राब स्थिति है। बहुत ही कम समय के लिए, एक साल में हमारे जो लेबरर्स हैं और गरीब लोग हैं उनको काम मिलता है, और पूरा साल उनको सस्टेन करना है, जो स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स हैं। सो कुछ न्यू टर्म्स हमने देखी आज, जैसे कि HYV सीड्स। सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होती हैं, दैट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स टू इंक्रीज पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। इसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं सीड में, और उसको एक उन्नत यानी कि इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सीड बनाते हैं, ताकि उसकी बीमारियों से रेजिस्टेंस हो सके, और उसके अलावा उसकी जो पैदावार है प्रति हेक्टेयर क्रॉप की, वो बढ़ जाए। कंबाइन हार्वेस्टर, अ मशीन विच डू ऑल द प्रोसेसेस ऑफ फार्मिंग लाइक टिलिंग, हार्वेस्टिंग एटसेट्रा। ठीक है, जो बहुत सारी प्रक्रियाएं एक ही मशीन द्वारा खेती की कराई जाती हैं, उस बड़ी मशीन को कहते हैं कंबाइन हार्वेस्टर। उसके बाद असाइनमेंट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 2, गिव द मेजर स्टेप्स टेकन फॉर इंक्रीज इन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत कौन कौन से कदम लिए जिससे पर हेक्टेयर प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया? हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स इन पालमपुर? पालमपुर के किसानों के बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वर द वेजेस ऑफ फार्म लेबरर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस? मिनिमम वेजेस से भी लेस क्यों थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लैंड है वो उस पर मॉडर्न इनपुट्स और इक्विपमेंट्स और मशीन्स का यूज़ हो रहा है, तो जो काम है वो बहुत कम बच गया है अब लेबरर्स के लिए, और लेबरर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, तो इसीलिए जितना मिनिमम है उससे भी कम वेजेस उनको मिलते हैं और उनका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स वेल. If you still have any doubts, you can always ask. Like the video if you understood the topics and if this information was useful to you. Share it with your friends, those who are not in your school, so that they can also be benefited from the information we have discussed. Also give your valuable comments and suggestions for further improvements. And do not forget to subscribe the channel for more informative videos. Thank you and have a nice day.